अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज़िंदगी की। ज़िंदगी अल्लाह ताला की दी हुई एक खूबसूरत नेमत। बदकिस्मती कहें कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी के साथ खेलते हैं, यानी इसे ख़राब कर देते हैं। वो जो अल्लाह की दी हुई नेमत होती है उसको बिगाड़ देते हैं। ऐसे रास्ते पर चल पड़ते हैं जो यकीनन उनके लिए तबाही होती है, यानी नशा। हम बात करेंगे आज नशे की। नशा एक तो ड्रग की सूरत में है और यही ड्रग्स इंसान को कुछ बीमारियों में मुब्तला कर देती है, जिसे वैसे तो पागलपन कहा जाता है, लेकिन मेडिकल की ज़ुबान में उसे बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। शिज़ोफ्रेनिया के नाम से भी याद किया जाता है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। इस पे तो हम बात करेंगे जो माहिरीन हैं उनसे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो अपनी ज़िंदगी को इस तबाही के रास्ते पे डाल लेते हैं और फिर उनका कोई पुरसान हाल नहीं होता। कुछ तो अपनी फैमिली की टेंशन्स की वजह से इस तरफ आ जाते हैं। कुछ लोगों को आप कह लें, कुछ अच्छे दोस्त, मतलब अच्छे तो नहीं, जो इसे इस लत में डालते हैं, नशे की लत में डालते हैं, दोस्तों को तबाह करते हैं। बहुत सारे मराइल होते हैं, मुख्तलिफ़ मसाइल होते हैं जिसकी वजह से ये बिखर जाते हैं। ये खूबसूरत मोती जो अपनी ज़िंदगी को बिगाड़ देते हैं, फिर इन खूबसूरत मोतियों को इकट्ठा करने के लिए, इन फूलों को इकट्ठा करने के लिए, एक गुलदस्ते की शक्ल में दोबारा इन्हें परोने के लिए कुछ लोग ज़िंदगी के इस अमल में आगे आते हैं और ऐसे लोगों के लिए एक खूबसूरत रास्ता तलाश करते हैं। बहुत सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर कायम किए जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक रिहेब में आए हैं, अली रिहेबिलिटेशन सेंटर, जहां पर बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीज़ों को, जैसे नशे वगैरह, जो चर्स, हीरोइन और आइस वगैरह के मरीज़ भी इनके पास मौजूद होते हैं, उनका ये इलाज करते हैं। ज़हनी मरीज़, उनका भी ये इलाज करते हैं। आज हम आए हैं अली रिहेब के इस सेंटर में और यहाँ के CEO अली अहमद साहब से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चलते हैं अली साहब की तरफ। जी दोस्तों, तो हम आखिर अली अहमद साहब के पास पहुँचे हैं, जो अली रिहेब के नाम से अपना एक इदारा चला रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने सोचा था कि आप मेरी तरह कोई बुज़ुर्ग होंगे, इतना बड़ा इदारा माशाल्लाह चला रहे हैं, तो इतनी जवानी में आपको ये रिहेब की तरफ कैसे ख़्याल आया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने शायद मुझे इसी काम के लिए चुना था। और इंसिडेंट कह लें या को इंसिडेंट कह लें कि मैं FSC के बाद मैंने जो जॉब स्टार्ट की, फ़र्स्ट जॉब मैंने अपनी लाइफ की स्टार्ट की, तो मैंने एक रिहेब से ही ज्वाइन किया। और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में की, अपना मास्टर्स मैंने साइकोलॉजी में किया और उसी हॉस्पिटल में मैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करके आया। और मोर देन 7 इयर्स का मैंने एक्सपीरियंस गेन करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में अपना अली रिहेब सेंटर के नाम से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 2025 है, हज़ारों लोग यहाँ से सेहतयाब हो के अपने प्यारों के पास जा चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपका जो सेंटर है, इसमें किस किस्म के पेशेंट्स को आप एडमिट करते हैं? किस किस्म के उनका जो उनकी बीमारी होती है, जो भी ड्रग एडिक्शन या जो भी उनकी वो है, किस किस्म के मरीज़ आपके पास ज़्यादा आते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास 2 डोमेन्स हैं, लाइक ड्रग एडिक्शन और साइकेट्री या साइकोलॉजिकल इलनेस जिसे कहते हैं। अब एडिक्शन में 2 किस्म की एडिक्शन होती है, 2 टाइप ऑफ एडिक्शंस, केमिकल और नॉन केमिकल। अब नॉन केमिकल एडिक्शन में आप कह लें कि गैम्बलिंग, मतलब कि जुआ खेलना, और पोर्नोग्राफी की भी एडिक्शन यंगस्टर में पाई जाती है। केमिकल एडिक्शन में देखें तो हेरोइन है, कैनबिस है, आइस एडिक्शन है, इंजेक्टिबल्स हैं, बेंजोडाइज़ेपाम, नींद की टैबलेट्स हैं। तो ये सारी डोमेन्स हैं जिस पे हम काम करें। इसके अलावा सेकंड डोमेन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर,
स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ओसीडी, एंजाइटी, फोबियाज़, ये सारी हमारी डोमेन्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हमारे हज़ारों मरीज़ यहाँ से सेहतयाब होके जा चुके हैं। अच्छा अली साहब, बाइपोलर डिसऑर्डर मेंटली जो नफ्सियाती बीमारियां होती हैं, इसके अलावा शिज़ोफ्रेनिया वगैरह ये जो बीमारियां हैं, तो आप किस किस्म के मरीज़ों को यहाँ एडमिट करते हैं अपने पास? जी, हम 2 डोमेन्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें सर फहरिस्त है ड्रग एडिक्शन और सेकंड साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक इलनेस। अब एडिक्शन या ड्रग एडिक्शन में कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर पर्सन डिपेंडेंट हो जाता है, वो एडिक्शन का शिकार हो जाता है, तो वो ड्रग एडिक्ट पर्सन कहलाएगा। अब इसमें एक केमिकल टाइप होती है, एक नॉन केमिकल टाइप एडिक्शन की होती है। नॉन केमिकल टाइप में आप कह लें कि आजकल स्क्रीन एडिक्शन है, बच्चों में भी है, बड़ों में भी है। लोग जुआ खेलते हैं, ये भी नॉन केमिकल एडिक्शन है। पोर्नोग्राफी है यंगस्टर्स में, ये भी नॉन केमिकल एडिक्शन है। इसके अलावा अगर सब्सटेंस की बात करूं, केमिकल एडिक्शन की बात करूं, तो सर फहरिस्त है चर्स, जिसे हम कैनबिस कहते हैं। इसके अलावा हेरोइन है, जिसको पाउडर के नाम से भी याद किया जाता है। या इसके अलावा आज जो जदीद किस्म का और एक ख़तरनाक किस्म का जो नशा छाया हुआ है मार्केट में या हमारे घर घर में पहुंचा हुआ है, वो आइस है। उसको मेथ एम्फेटामिन्स भी कहते हैं, मेथाडोन भी कहते हैं। तो ये सब जो मैंने आपको 1 बाय 1 एडिक्शन के नाम बताए, इनका इलाज करते हैं। इसके अलावा अगर कोई पर्सन सेल्फ मेडिकेशन पे चला जाता है, नींद की गोलियाँ, नींद आवर गोलियाँ खाने लग जाता है, उसका ट्रीटमेंट करते हैं हम। इसके अलावा अगर कोई खुद को इंजेक्शन लगाने लग जाता है, उसका भी इलाज करते हैं हम। इसके अलावा ऑन दी अदर हैंड साइकेट्रिक इलनेस या साइकोलॉजिकल इलनेस की बात करूं, उसमें सर फहरिस्त है मूड डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें डिप्रेशन है, बाइपोलर मैनिया है। इसके अलावा ओसीडी है, एंजाइटी के डिसऑर्डर्स हैं, फोबियाज़ हैं, और इसी किस्म के जो डिसऑर्डर्स हैं हम इनका ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी लोग यहाँ से रिकवर होकर अपने घरों को जा चुके हैं। अच्छा, जो मतलब ड्रग्स है, जिस तरह हीरोइन हो गई या चर्स हो गई, इसमें और जो बाइपोलर या जो शिज़ोफ्रेनिया किस्म की बीमारियां, आया ये चर्स पीने ही से या हीरोइन पीने से होती है, या ये अलहदा वो है बग़ैर नशे के भी, यानी चर्स वगैरह पीने की भी ये बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, इसमें दोनों कॉजेज़ हैं। असल में न्यूरोलॉजिकली हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? ब्रेन के अंदर केमिकल्स हैं जिसके थ्रू ब्रेन में मैसेजेस कन्वे होते हैं। अगर किसी पर्सन के अंदर उनकी प्रोडक्टिविटी किसी कॉज की वजह से कम या ज़्यादा हो जाए, तो उसमें ड्रग का रोल ज़रूरी नहीं है। किसी भी डिसऑर्डर में अगर न्यूरोट्रांसमीटर की प्रोडक्टिविटी इम्बैलेंस है, या प्रोडक्शन कम है या ज़्यादा है, दोनों सूरतों में उसको कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। और अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहा है ड्रग्स का, तो वो ड्रग्स जाके उसके ब्रेन के केमिकल्स को ट्रिगर करती हैं। उस वजह से भी बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ये चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। तो मेरे कहने का मतलब, अगर पर्सन के ऊपर कोई ट्रॉमा गुजरा है या उसके जेनेटिकली उसके ब्लड में एक चीज़ आ रही है, तो वो उसको ज़रूरी नहीं है कि वो ड्रग्स ले तो उसको बाइपोलर या मूड डिसऑर्डर होगा या स्किज़ोफ्रेनिया होगा। वो जेनेटिकली भी हो सकता है, एनवायरमेंटल बेसिस पे भी हो सकता है, या कोई चाइल्डहुड का ट्रॉमा उसके ऊपर गुजरा है उस वजह से भी हो सकता है। और कुछ केसेस में होता है कि डुअल डायग्नोसिस होता है, पेशेंट को ऑलरेडी स्किज़ोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर या किसी किस्म का भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑलरेडी होता है, वो उसको मैनेज करने के लिए ड्रग्स ले रहा होता है, जिससे वो डुअल डायग्नोसिस का शिकार हो जाता है, यानी कि एक के साथ दूसरी बीमारी उसको लग जाती है। जी अली साहब, असल में आम जो लोग हैं ना, वो ये मेडिकली नाम जिस तरह हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं या शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं, इसको आम फहम ज़ुबान में हम क्या कहेंगे जो आम आदमी समझ जाए कि ये जो मेरा रिलेटिव है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, या मेरा जो भी रिश्ता इससे, ये शख्स बाइपोलर डिसऑर्डर में चला गया है या शिज़ोफ्रेनिया में चला गया है, इसको आम ज़ुबान में क्या कहेंगे?
इसका मैं आपको आसान इसका एक नुक्ता देता चलूँ कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर है ये क्लियर कट मूड का डिसऑर्डर है, जिसमें पेशेंट का रवैया, उसको मूड स्विंग्स आते हैं, वो पैसे का खर्च ज़्यादा करता है, उसकी नींद ज़्यादा कम हो जाती है, उसको वो ज़्यादा चलता रहता है, वो ज़्यादा बोलता रहता है, उसकी नींद कम हो जाती है, वो पैसों का खर्च बहुत ज़्यादा करता है। इस किस्म की जो बीमारी होगी वो मूड मिजाज से रिलेटेड होगी, ठीक है। ये बाइपोलर की कैटेगरी में आएगा और हफ्ते 2 हफ्ते बाद उसको एक डिप्रेशन का एपिसोड भी आएगा, जिसमें वो तन्हाई में चला जाएगा, उसको सुसाइडल थॉट्स आएंगी, वो खुदकुशी के उसमें थॉट्स आएंगी। अब स्किज़ोफ्रेनिया जो बीमारी है, इसमें पेशेंट को आवाज़ें आती हैं, उसको लोग दिखाई देते हैं, वो लोगों पे शक करता है। और स्किज़ोफ्रेनिया में पेशेंट का जो आई कांटेक्ट होता है वो भी मेंटेन नहीं होता, लाइक उसका रियलिटी कांटेक्ट, हकीकत से ताल्लुक़ कट चुका होता है। और इसके अलावा थर्ड OCD अगर मैं बात करूं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की, तो इसमें हमारे यहाँ ऐसा होता है कि पेशेंट बार बार हाथ धो रहा होता है, बार बार अपने घर की कुंडियाँ चेक कर रहा होता है, यानी इसको ये कह लें कि वो ज़रूरत से ज़्यादा सफाई का ख्याल रखने लग जाता है, वॉशरूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, पानी का यूज़ ज़्यादा करना, कपड़े धोते रहना, हाथ धोते रहना, या अपने बेड की चादर को बार बार ठीक करते रहना, ये OCD के सिम्टम्स हैं। फिर इसके अलावा डिप्रेशन, बच्चा या आपका कोई भी रिलेटिव अलग थलग हो गया है और सोसाइटी से कट ऑफ हो गया है और वो सोशली गैदरिंग में नहीं जा रहा, अवॉइड करता है, तो ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। वो अपने आप को सेल्फ हार्म की तरफ भी लेके जा सकता है और डिप्रेशन भी लीड करती है एडिक्शन की तरफ। तो ये चंद मैंने आपको नुक्ते बताए जिससे आपको ये पता चल सकता है कि आपका प्यारा क्या मूड डिसऑर्डर का शिकार है, या स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार है, या OCD का शिकार है, या उसको कोई और किसी किस्म का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो चुका है। अच्छा, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि कोई शख्स ड्रग्स ले रहा हो किसी भी किस्म की वही बाइपोलर होगा, बग़ैर ड्रग्स के भी एक शख्स बाइपोलर हो सकता है या शिज़ोफ्रेनिया हो सकता है। जी बिल्कुल, जितनी भी साइकोलॉजिकल इलनेस हैं, बीमारियां हैं, वो 50 to 60% लीड करती हैं जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में। तो इसमें ज़्यादातर जो कॉजेज़ हैं, हर स्टडी जो रिसर्च बताती है वो जेनेटिकल है, जीन्स में ये चीज़ ट्रांसफ़र होती है। उसके अलावा एनवायरमेंटल कॉजेज़ हैं और लाइफ के इंसिडेंट्स होते हैं। तो ये चीज़ें किसी को भी ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई शख्स ऑलरेडी चुना होता है, ये बीमारी किसी टाइम किसी को भी ट्रिगर कर सकती है, हिट कर सकती है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी रूटीन, अपना खाना पीना, अपने सोने की रूटीन, अपनी जागने की रूटीन, अपना आप आउटिंग करें, आप जॉगिंग करें, आप जिम ज्वाइन करें, आप 5 टाइम नमाज़ पढ़ें, अपनी रूटीन बाकायदा बनाएं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो अब पेशेंट होता है बाइपोलर का या जो ड्रग्स का जिस तरह पाउडर वगैरह या चर्च वगैरह पीते हैं, तो क्या इनका जो एक पॉजिटिव माइंड होता है ये खुश्क हो जाता है कि जो अपनी लाशऊर वाली बातें सुनाई करते हैं और जो अपना जो ये कुछ कर रहे होते हैं, मतलब किसी भी किस्म का ये काम कर रहे होते हैं, कुछ भी बुरा काम कर रहे होते हैं, घर पे बैठते नहीं है, एक जगह बैठते नहीं है, तो आया क्या इनका वो पॉजिटिव दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, ये खुश्क हो जाता है? क्या ऐसा मसला हो जाता है कि इनको अपना किया हुआ काम कोई बुरा नहीं लगता? असल में ये होता है ना कि जो ड्रग यूज़र होता है या ड्रग जो ले रहा होता है, उसका जो फ्रंटल ब्रेन है, जो हमारा फ्रंट का ब्रेन है, ये कंट्रोल करता है परसेप्शंस को, फीलिंग्स को और हमारे इमोशंस को। तो ये जब इस पे ब्रेन के इस एरिया पे ड्रग्स का इफ़ेक्ट होता है, तो उसको पेशेंट को रियलिटी कॉन्टेक्ट, सेंसेस, उसके मॉरल्स, उसके इखलाकियात, उसका रूटीन सब कुछ हट जाती है, क्योंकि फ्रंटल ब्रेन अपना प्रॉपर पूरी तरह से काम नहीं कर रहा होता। तो ये होता है कि हमें लग रहा होता है कि पेशेंट जो है वो कोई ड्रामा कर रहा है, पेशेंट जो है वो जानबूझ के कर रहा है, लेकिन रियलिटी ये होती है कि वो खुद अपने कंट्रोल में नहीं होता, क्योंकि ब्रेन उसका आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है ड्रग्स की वजह से। उसके परसेप्शंस, उसकी फीलिंग्स, उसका फंक्शंस पूरी तरह से ये कह लें कि हाईजैक हो चुके होते हैं।
अच्छा, अगर ऐसे मरीज़ों का इलाज ना किया जाए, जितने भी ड्रग्स के हवाले से या बाइपोलर या शिज़ोफ्रेनिया के, तो इनका आखिरी अंजाम क्या होता है अगर इनका इलाज ना हो? देखें, अब एडिक्शन की बेस अगर हम स्टडी करें तो ये एक फैटल डिजीज़ है, ख़तरनाक बीमारी है। तो ख़तरनाक बीमारी का मतलब यही है कि ये जानलेवा बीमारी है। हमें ये हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूल्स में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, और हमें इन चीज़ों पे सेमिनार्स करने की ज़रूरत है। हमें इस पे अवेयरनेस देने की ज़रूरत है न्यूज़पेपर्स में, या हम जो भी अपने तौर पे कर सकते हैं कि इसका इलाज बर वक्त होना ज़रूरी है। ये ना हो कि आपका प्यारा नशे की लत में और इस तबाही से अपनी जान खो बैठे। इससे पहले आपको चाहिए कि आप इस बीमारी को समझें, किसी भी जगह से इलाज करवाएं, किसी भी मुस्तनद इदारे से इलाज करवाएं, लेकिन टाइम पे स्टेप लें और किसी मोजज़े का इंतज़ार ना करें। और आपको मोजज़ा खुद करना होगा, फर्स्ट स्टेप लेके। किसी एक फैमिली मेम्बर को ये स्टेप लेना पड़ेगा कि ये बीमारी जानलेवा है, आपका प्यारा इससे दुनिया से रुखसत भी हो सकता है, अपनी जान भी खो सकता है। अच्छा, मतलब एक तो जान खोने की बात है ना, मतलब अगर इलाज ना हो तो क्या, मतलब जो पागल जिसे हम लोग कहते हैं, ये जो बिल्कुल लोग कहते हैं ये मजजूब हो गया है, पागल हो गया, क्या इनका इंजाम वही होता है आखिर में? बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ बीमारियां ड्रग्स की वजह से होती हैं। बहुत सारे हमने ऐसे ड्रग एडिक्ट देखे हैं जिनकी फ़िज़िकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ और उनका रहन सहन पूरी तरह एंटी सोशल हो चुका होता है। उनको सोसाइटी भी झुठला देती है, उनको घर वाले भी झुठला देते हैं। जब घर से एक पर्सन को निकाल दिया जाए तो सोसाइटी उसको कैसे एक्सेप्ट करेगी? नहीं एक्सेप्ट करेगी। वो इसी सड़क पे, किसी पुल के नीचे, किसी नहर में गिर के नशे की हालत में इस दुनिया से चला जाएगा। बहुत शुक्रिया अली साहब। और नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि जो हमारे प्यारे होते हैं इनको समझ नहीं आती जब ये नशे की हालत में किसी भी तरीके से पड़ जाते हैं, चाहे वो घर वालों के रवैये की वजह से या कोई माशरे की रवैये की वजह से या कोई भी ऐसी वजह, या दोस्तों के साथ मिल बैठ के दोस्त इनको किसी नशे में डाल देते हैं और ये इस बीमारी में पड़ जाते हैं, नशे की बीमारी में, या कोई भी बाइपोलर, जैसे बेशक कहा जाता है एक नफसियाती बीमारी या पागलपन जिसे आम लफ्ज़ों में कहा जाता है। तो कोशिश कीजिए कि इनका इलाज कराएं। अली रिहेबिलिटेशन सेंटर भी एक खूबसूरत इदारा है, एक मुस्तफ़ीद इदारा है, और यहाँ से इन कई सालों में 8-10 साल से ये इदारा ये ख़ुद चला रहे हैं, जबकि इनका अपना एक्सपीरियंस तकरीबन 14-15 साल से ज़्यादा हो चुका है, और यहाँ से कई हज़ारों मरीज़ यहाँ से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं और आज वो एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी अली भाई, आखिर में जाते जाते आपसे ये सवाल कि जो मरीज़ आपसे यहाँ से फारिग हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, उनके लिए कोई मैसेज, उनके घर वालों के लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहते हैं, या जो भी ओवरऑल आप माशरे को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो बताइएगा। इसमें मेरा मैसेज यही है कि आपने वर्ड यूज़ किया फारिग होने का, तो पेशेंट यहाँ से फारिग नहीं होता, वो ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे यहाँ से चला जाता है, लेकिन ज़हनी तौर पे उसको यहाँ से कनेक्ट रहना चाहिए। क्योंकि जब पेशेंट हमारे घर जाके हमारी हेल्प दोबारा से नहीं लेते, हमसे काउंसलिंग नहीं लेते, या घर वाले ये समझ लेते हैं कि इलाज कंप्लीट हो चुका है, अब दवाई की ज़रूरत नहीं है, अब काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, अब डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत नहीं है, तो वो पहला स्टेप होता है जो आपके बच्चे को रिवर्स लेके जाता है। तो मेरी तमाम देखने वालों से और पेरेंट्स से, और आपके प्यारे जो देख रहे हैं जिनके पेशेंट्स हमारे पास एडमिटेड हैं, उनसे गुजारिश है कि जब आपका प्यारा यहाँ से चला जाए तो उसके बाद भी उसका इलाज जारी रखना होता है। और कुछ हम स्टैंड्स लगाते हैं, जैसे मोबाइल नहीं देना, अपने प्यारे को घर से अकेले नहीं जाने देना, उसको पैसे नहीं देने, उस पर एकदम से ट्रस्ट नहीं करना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको रिकवरी में रखते हैं। जब आप इनके ऊपर फोकस नहीं करते तो वो रिलैप्स की तरफ आपका प्यारा चला जाता है। तो उम्मीद है आप मेरी बात से मुस्तफ़ीद होंगे और इस पे अमल करेंगे और इसके नताइज इंशाल्लाह
अच्छे आएंगे। बहुत शुक्रिया, ओके जी। थैंक यू। अभी हम एक पेशेंट से बात कर रहे हैं जो बाइपोलर पेशेंट है और वो अली रिहेबिलिटेशन में अपना इलाज करा रहा है। उनसे बातचीत करते हैं कि उन्हें क्या महसूस हुआ, कैसे उन्हें पता चला कि वो रिहेबिलिटेशन मतलब उन्हें ये बाइपोलर की बीमारी है, या उन्होंने नशा कैसे शुरू किया, इस पे बात करते हैं। मैं इधर रिहेब सेंटर में आया हूँ। मैं चर्स का नशा करता था, तो उसकी वजह से मेरे घर में हालात थोड़े ख़राब थे। मतलब मैं लड़ाई झगड़ा और बाइपोलर डिसऑर्डर था मुझे, तो इसलिए रिहेब सेंटर में आया हूँ। और मेरे इधर 2 महीने हो गए हैं। साइकाट्रिस्ट भी आते हैं और कारी साहब भी आते हैं और इधर सेशंस भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और खाने पीने का भी अच्छा निज़ाम है और हर एक चीज़ मतलब प्रॉपर एक सिस्टम के साथ चल रही है। नमाज का भी एहतमाम है और हर एक चीज़ जो है ना प्रॉपरली मतलब हर एक चीज़ का चेकआउट हो रहा है। मेरे दोस्तों की वजह से मैंने नशा शुरू किया, तो जब नशे की लत ज़्यादा बढ़ी तो उसकी वजह से मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ। घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे इधर अली रिहेब सेंटर में रेफ़र किया और इधर मेरे अभी 2 महीने हो गए। इनकी कोशिशों काविशों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100% रिकवर हो गया हूँ। और अभी मुझे इंशाल्लाह जो है ना यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे। मैं सर जी में शुरू में बस चर्स का नशा करता था, आम मतलब दोस्तों के साथ वैसे ही मिलने जुलने में कभी सिगरेट पी लिया कभी नहीं पी लिया, फिर वो लत लग गई और फिर उसके बाद जो है ना फिर वो लत आगे बढ़ते बाइपोलर डिसऑर्डर की तरफ चली गई। छोटी छोटी बातों पे मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाता था और फिर घर वालों के साथ भी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा, और इसी से जो है ना उनको पता चला कि ये अभी ठीक नहीं है, तो इसकी वजह से उन्होंने मुझे इधर अली रिहेब सेंटर में रेफ़र कर दिया। मैं लाइफ में खेती बाड़ी करता हूँ, जानवर पालता हूँ और घर के काम वाम करता हूँ। घर के जो आम नॉर्मल काम होते हैं वो सारे। तालीम सर मैंने FSC तालीम की है। मैट्रिक जो है ना मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल APS पेशावर से किया है और FSC प्राइवेट FSC मैंने किया है। और 3 साल मैंने गुस्सा तो इस तरह नहीं आता था, लेकिन जब चर्स की लत जब मुझे लगी ना, तो चर्स ऐसी चीज़ है कि बस फिर उसमें बंदा मतलब डिस्टर्बेंस और ये आम लोगों के जो बातें शातें हैं उसको बुरी लगती हैं। चर्स एक ऐसी चीज़ है कि ना जिसकी वजह से बाइपोलर डिसऑर्डर आम हो जाता है। मतलब आम बंदा भी अगर चर्स पिए ना तो उसको आम बंदों की बातें और ये नॉर्मल जो रूटीन होता है तो उस रूटीन की वजह से जो है ना उसको अच्छी नहीं लगती हैं। बस वही उस चर्स पीने की वजह से बाइपोलर डिसऑर्डर आपको लाजिम होगा। मतलब वो नशा ऐसा है ना कि लाजिम 100% आपको बाइपोलर डिसऑर्डर होना ही होना है आपको। आप मुतमईन हैं अपने इलाज से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है, इसलिए तो बोल रहे हैं मुतमईन है, बिल्कुल 100% मुतमईन है। अली साहब और साइकाट्रिस्ट साहब और जो मेडिसन वाले हैं डिस्पेंसरी वाले हैं सब हमसे जो है ना 100% ताउन कर रहे हैं और ज़बरदस्त इलाज चल रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो 100% मुतमईन हूँ, इन सब चीज़ों से 100% मैं मुतमईन हूँ। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने हमारे एक बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीज़ से बात की जो नशे से भी मतलब इसने चर्स भी पी और इसने अपना इलाज कराया। आज माशाल्लाह ये बहुत बेहतर है और अगले 1 महीने तक ये यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, तमाम रिलेटिव से गुजारिश है कि अपने ऐसे रिश्तेदार को, ऐसे भाई को कभी आप अकेला मत छोड़ें। आप उसे किसी भी अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर में आप उसे दाखिल करें, उसका इलाज कराएं, क्योंकि इस किस्म के मरीज़ों से हम उकता जाते हैं।
अक्सर लोग तंग आकर आप देखते हैं कि फिर इनका जो इंजाम होता है वो रोडों पर पड़े होते हैं, लोग पूछने वाले कोई नहीं होते। तो खुदारा आप इनका इलाज कीजिए। अली रिहेबिलिटेशन सेंटर एक ऐसा इदारा है जिसमें बहुत अच्छी तरीके से बाइपोलर पेशेंट का, ड्रग्स के जो पेशेंट है उनका इलाज किया जाता है। इनके पास यहाँ पर हर किस्म के साइकाट्रिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं और यही मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने प्यारों का ज़रूर इलाज कराएं। बहुत शुक्रिया।